हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा मैं आपकी इस केयर को देखते हुए, आपके फ्यूचर को देखते हुए, आपका जो टर्म फर्स्ट की जो प्रॉब्लम्स है, जो कि शेयर कैपिटल आपका जो हमारा मेन हेड सब से रिलेटेड है, तो उसके लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे होगा। बेटा लाइव स्टॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइव स्टॉक का मतलब बेटा होता है कि लाइक एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, कैट, डॉग, etc। तो बेटा ये हमारे एक एसेट्स ही होते हैं, बिकॉज वी कैन कन्वर्ट देम इनटू कैश, वी कैन सेल, एंड अगर हम इनको सेल करते हैं तो हमें कैश मिल सकता है। वो हमारे एसेट्स होते हैं और इजीली हम जानते हैं टेंजिबल होते हैं और फिक्स एसेट्स होते हैं। तो मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। जो हमारे लाइव स्टॉक है वो एग्जाम्पल है फिक्स्ड एसेट्स का। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लूज टूल्स इज अ पार्ट ऑफ, लूज टूल्स बेसिकली हम जानते हैं स्टॉक को बेटा 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट है यहाँ पर आपका होता है रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोग्रेस, इट मीन सेमी फिनिश्ड बोल सकते हैं हम इसको। फिर है फिनिश्ड, एक आपका होता है लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। तो स्पेयर पार्ट्स तो सिंपली बेटा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि लूज टूल पूछा गया, लूज टूल्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी परफेक्ट है। लूज टूल्स इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। पिक ओड वन आउट, इट मीन्स इनमें से 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, इनमें से कोई एक किसी भी तरीके से अलग है। ठीक है, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट्स। तो बेसिकली बेटा जानते हैं हम शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड होते हैं हमारे। एस शेयर कैपिटल, आर रिजर्व सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट। तो ये बेटा सभी जो है सब हेड हैं किसके, शेयर होल्डर फंड के। लेकिन जो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है वो एक खुद अपना मेन हेड है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है। अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ द एसेट्स इन अ कंपनी बैलेंस शीट, एसेट्स शुड बी शोन फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले कौन से एसेट्स दिखाए देंगे? जो हमारी कंपनी है 2013 की बैलेंस शीट है, उसमें सबसे पहले आपको दिखाने हैं आपको नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स को पहले दिखाया जाता है, फिर आपको करंट एसेट्स को दिखाना है। याद रखना, पहले नॉन करंट एसेट्स फिर आपके करंट एसेट्स। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इन अ कंपनी बैलेंस शीट अपीयर अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट्स। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर अंडर द नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन दिखाया? नॉन करंट एसेट्स का मतलब बेटा ये होता है आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स बोल सकते हैं हम आपसे, लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर आपका फिक्स एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर आपका इंटेंजिबल हो, चाहे वो आपका टेंजिबल हो या फिर आपका इंटेंजिबल हो। तो बेटा जी यहाँ पर आपका गुडविल, पेटेंट्स, गुडविल भी एक आपका फिक्स्ड एसेट्स है, पेटेंट्स भी आपका नॉन करंट एसेट्स है, व्हीकल्स भी एक आपका नॉन करंट। तो इसका ऑप्शन डी होता है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज परफेक्ट। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। कॉल्स इन एरियर्स अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड और सब हेड। देखना किसके अंदर आता है। कॉल्स इन एरियर, एज वी नो दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस। तो बेटा कॉल्स इन एरियर इज द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड बिकॉज दिस इज द मेन हेड एंड सब हेड इज शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर हमारा बेटा आता है आपका कॉल्स इन एरियर्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस बेटा कंपनी के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। शॉर्ट टर्म बोरिंग अपीयर्स इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। शॉर्ट टर्म बोरिंग जो आती है बेटा हमारी करंट लायबिलिटी के अंदर आती है। जैसे कि आपको बता देता हूँ, लायबिलिटी में 4 मेन हेड है हमारे, एस एन सी। एस का मतलब शेयर होल्डर फंड, एस का मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एन का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर 4 मेन हेड हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 है, तो उसमें एक आपका जो होता है बेटा शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है नॉन करंट लायबिलिटी में, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। फिक्स डिपॉजिट। बेटा फिक्स डिपॉजिट आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, जस्ट लाइक अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट एसेट्स कह सकते हैं हम इसे। ये नॉन करंट एसेट्स का एग्जाम्पल है। अभी नॉन करंट एसेट्स का एग्जाम्पल है, तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा इसको आप।
ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बिल्कुल नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ एफडी, एक लॉन्ग टर्म के लिए कहता है। ये करंट एसेट्स यहाँ पर नहीं है आपका, ये ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी करंट लायबिलिटी एंड डिपॉजिट, इट मीन्स हमारा ये कहीं ना कहीं एसेट्स है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के साथ। Goodwill appears in the balance sheet. Goodwill is a intangible asset. We know that intangible or tangible assets are the non-current assets of the company. ये non-current assets होते हैं कंपनी के। बेटा देखिए ध्यान से, तो and amortized assets, intangible asset, तो बेटा intangible assets इसका बिल्कुल परफेक्ट है। हमने फंडामेंटल में भी एक चैप्टर पढ़ा है गुडविल, चैप्टर हमारा 3 जो है, गुडविल इज अ intangible asset. It is clear? Share forfeiture account appears in the company's balance sheet under the subhead of share capital. शेयर कैपिटल में हम इसे बेटा ऐड कर देते हैं। We know that आपने शेयर चैप्टर किया है, तो शेयर कैपिटल में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो शेयर फॉरफीचर में जो भी अमाउंट आता है हम उसे ऐड करते हैं, तो इट इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 12। एक्सपेंसेस अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर appears in the balance sheet under the head of अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं या फिर हमारे एक्सपेंसेस अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स होते हैं, हमारे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर्स इन द कंपनी बैलेंस। बेटा कोई भी रिजर्व आ जाता है, केवल एक ही रिजर्व को छोड़ते हुए, रिजर्व कैपिटल। जितना भी अगर किसी वर्ड के भी आगे रिजर्व आ गया, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, ETC। इट मींस आपको ध्यान रखना, अगर रिजर्व आ गया मेरे बच्चे, तो बेटा उसका जो सब हेड है वो आपका रिजर्व सरप्लस होगा। और आप जानते हैं ये किसके अंदर आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। तो देखिए ध्यान से बेटा क्या पूछा क्वेश्चन ने, इट इज द अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन दी कंपनीज बैलेंस शीट। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा जो एग्जांपल है हमारा अदर करंट एसेट्स का एग्जांपल है, अदर करंट एसेट्स। इसे कैसे याद करा सकता हूं बेटा आपको, जो भी अगर आपके दो चीज देखिए ध्यान से, LAAL लाल, ये जो होता है बेटा L मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा तो वो अदर लायबिलिटी होगी। सिमिलरली इसी तरह कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो बेटा मेरे बच्चे वो अदर करंट एसेट्स होगा। नेक्स्ट वन एक्यूड इनकम। एक्यूड इनकम भी एक एग्जांपल है अदर एसेट्स का। फॉर एग्जांपल एक्यूड इंटरेस्ट। एक्यूड इंटरेस्ट क्या होता है या फिर एक्यूड इनकम क्या होती है, वो इनकम वी हैव अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इट मींस वो इनकम जो हम कमा तो चुके हैं लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो नाउ दिस इज द लास्ट, रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको 4 चीजें दी हैं, जो हमारी दोनों L है, दिस इज स्टैंड फॉर द अदर करंट लायबिलिटीज, एंड जो यहाँ पर दोनों ए है अदर करंट एसेट्स। तो बेटा जी करते हैं कि क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को, आपके अदर वाले इजीली क्लियर हो जाते हैं। जैसे अदर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस ही गिवन है, तो अदर करंट एसेट्स हमारा एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन ए इज परफेक्ट। Now this is question number 15. Dash appears in the balance sheet under the subhead short term provision. Short term provision के अंदर क्या आता है बेटा, सिंपली आपको ध्यान रखना, provision for tax is an example of short term provision। तो ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है मेरे बच्चा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। प्रोविजन फॉर टैक्स अपीयर्स इन द, सेम बेटा रिवर्स कर दिया उसी क्वेश्चन का। पहले पूछा कि जो प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर कौन सा आता है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछ लिया कि प्रोविजन फॉर टैक्स का एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म प्रोविजन का है, वही क्वेश्चन है रिवर्स कर दिया गया है। दिस इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल बेटा आपको ध्यान रखना केवल 2 ही चीज आती हैं। आप बात करते हैं बेटा जी ट्रेड रिसीवेबल। जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मेरे बच्चे जो भी है आपको ध्यान रखना है, ये करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर बस 2 ही एग्जांपल है, एक तो आपका डेटर्स होता है, एक तो डेटर्स होगा, दूसरा बिल्स रिसीवेबल होंगे, जिन्हें BR भी बोलते हैं शॉर्ट में आप, ठीक है, BR बिल्स रिसीवेबल। तो बेटा यही एग्जांपल है आपके। तो आप देख लीजिए करंट एसेट्स के अंदर मेन हेड इनका करंट एसेट्स है, सब हेड ट्रेड रिसीवेबल है। क्वेश्चन ने पूछा है बिल रिसीवेबल किसका, बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है, सब हेड, और मेन हेड इसका करंट एसेट्स है। तो एग्जांपल यहाँ पे करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म लोन एडवांस बिल्कुल गलत है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है क्योंकि इसका सब हेड है।
दिस इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपियर्स इन दी बैलेंस शीट एज पर द, जो हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी आपकी बेटा करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट अंडर द हेड, मतलब ऐसा कोई क्लेम जो कंपनी की नॉलेज में नहीं था वो अचानक से आ गया, तो बेटा इस लायबिलिटी को कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो आ भी सकती थी नहीं भी आ सकती लेकिन अचानक से वो आ चुकी है, तो इसे बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। नाउ दिस इज अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जिसके लिए डिविडेंड के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इट इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अनक्लेम्ड डिविडेंड। बेटा अनक्लेम्ड डिविडेंड ये आपका शॉर्ट करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी। अनक्लेम्ड का मतलब हो गया वो डिविडेंड, इट मीन्स जो हमने अनक्लेम्ड डिविडेंड जिसे क्लेम नहीं किया जा सकता। आउटस्टैंडिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इंटरेस्ट एक्यूड एंड ड्यू। मेरा सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पीछे। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। इंटरेस्ट जो हमारे डिवेंचर होल्डर है कंपनी के उनको इंटरेस्ट देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग वर्ड जैसे आता है, एक्यूड जब पे करने की बात होती है तो ये आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग हमारी एक अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। अगर आपको किसी को इंटरेस्ट देना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग, तो लेकिन यहाँ पे काफी टाइम उसके लिए हम एक्यूड वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो बेटा जी अगर आपको पे करना है तो आउटस्टैंडिंग यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू मी, और आपको मिलना है तो एक्यूड यूज कीजिए। तो ये जो इन्होंने बोला इंटरेस्ट एक्यूड ऑन डिवेंचर्स, तो वी आर द कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है और उन्हें इंटरेस्ट देना होता है, तो यहाँ पे देना बाकी है, और देना बाकी मतलब आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होता है अदर करंट लायबिलिटी का। ऑप्शन सी इज परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 एक्यूड इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द सब हेड। इसका सब हेड क्या होने वाला है बेटा? सब हेड जो होगा इसका, सब हेड जो है हमारा अदर करंट लायबिलिटीज। This is question number 23, 6% debenture. What is this 6%? 6% is the rate on debentures. It means rate of interest which is to be paid on to the debenture holders on the debentures in a company balance sheet on the subhead. 6% debenture पे करना है। 6% debenture यहाँ पे पूरा वर्ड है, ये एक लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। जो डिवेंचर होते हैं, डिवेंचर हो गया आपका, पब्लिक डिपॉजिट हो गया आपका, आईसीडी हो गया और लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24, इंटरेस्ट एक्यूड और इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स बेटा ये एक्यूड इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की, इट मीन्स पैसा लगाया, फॉर एग्जाम्पल शेयर परचेज किए दूसरी कंपनी के, तो ये इन्वेस्टमेंट, तो उस पर इंटरेस्ट मिलना है, तो ये एक्यूड यहाँ पे यूज किया है, मिलने के लिए यूज किया है। एक्यूड इंटरेस्ट, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, जैसे मैं आपको लाल समझाया था, तो ये हमारा एग्जांपल होता है बेटा अदर करंट एसेट। तो आपको दिख रहा है मेरे लाल ने आपकी बहुत हेल्प की है, तो लाल को ध्यान रखिए बेटा। लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के अगेन बताऊंगा लाल का कॉन्सेप्ट। एक्यूमुलेटेड डिविडेंड एरियर्स, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड एरियर्स मतलब वो डिविडेंड कंपनी ने अर्न किया लेकिन अपने डिवेंचर होल्डर को नहीं, शेयर होल्डर को नहीं दिया। सिमिलरली इन सेकंड ईयर में भी नहीं दिया, तो जो डिविडेंड जुड़ जाता है उसे एक्यूमुलेटेड बोला जाता है। और एक्यूमुलेटेड डिविडेंड जो होता है कंपनी की एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है बेटा करंट लायबिलिटी का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो बेटा जी वंस अगेन मैं आपको लाल का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। LAAL, लाल क्या है यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मिलता है, फॉर एग्जांपल रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आपकी अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाता है। दूसरा है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड होता है, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, ETC, वो आपकी अदर करंट एसेट्स हो जाते हैं। सिमिलरली आपका एक्यूड इनकम होता है, वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है लेकिन मिली नहीं है। एक्यूड इनकम इज एन एग्जांपल ऑफ अदर करंट एसेट्स। रिसीव्ड एडवांस, वो इनकम जो आपने एडवांस में मिल चुकी है, रिसीव्ड इन एडवांस इज एन एग्जांपल ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की फॉर द अदर करंट एसेट्स एंड अदर करंट लायबिलिटी। आई होप आपको मेरी वीडियो ये समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन आस्क, feel free and I will give your answer
on the spot. Write your comment, write your doubt, write your question in the comment box. I will give your answer immediately. Thank you and have a nice day. बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चों को बताइए कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी चैप्टर्स की अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल द बेस्ट.